हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आज से अपने बीएसटीसी के लिए जो स्पेशल जो क्लास रखी है ये आपके एमसीक्यू की है। और मैंने आपको ये जो टॉपिक है, आज जो अपने जो क्लास है साथियों, वो है आपके वर्ण विचार के ऊपर। वर्ण विचार के ऊपर जो आज की क्लास है ना साथियों, ये मैंने आपको पहले थ्योरी वाली क्लास मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई है। तो आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया है। तो आज हम उसका क्या ले रहे हैं दोस्तों, आज उसकी आपको समझ लीजिए, आज उसकी परीक्षा है। तो आप मेरे को फटाफट इसका आंसर देते जाइएगा साथियों। तो आज का जो अपना जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है भाई, वो पहला क्वेश्चन है कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है। मैंने आपको जब पहला ही क्वेश्चन था ना, तब यही पढ़ाया था कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है। तो बताइए साथियों फटाफट, ध्वनि किसे कहते हैं? भाई ध्वनि तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी है, तो यहाँ लिख देते हैं हम मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, वर्ण किसे कहते थे? बिल्कुल, अपना जो आंसर आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? आपके शब्द मिलते हैं और शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है साथियों। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यह कहता है कि पवन शब्द, बिल्कुल जब मैंने आपको वर्ण और ध्वनि में अंतर करवाया था ना, वर्ण और ध्वनि में जब अंतर करवाया था, एक बार अंतर को वापस करते हैं अपन। प धन में अ, प धन में अ, धन में व, धन में अ, धन में आपके न। ठीक है साथियों, समझना एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके न लिखा, न को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ना, कि ये जो कह रहा है कि भैया वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, मेन जड़ ये है, आपको यहाँ समझना है। देखो, पवन में जो मैंने आपके वर्ण लिखे हैं कितने साथियों? आपके एक, दो, तीन, चार, पाँच। यानी कि भाई वर्ण तो है पाँच। अब इसके अंदर ध्वनि कितनी लिखी? देखो, प व न, यानी कि इसके अंदर ध्वनि निकली साथियों आपके तीन। तो आपके पाँच और तीन जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन कौन सा है साथियों? आपके नंबर वन, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करता हूँ साथियों में आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट इसका भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया साथियों, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। बहुत ही मस्त और गजब का क्वेश्चन है साथियों। एक तो आएगा आपके वर्णों का सार्थक समूह, और एक आपको आगे पूछेगा वो व्यवस्थित समूह। क्या पूछेगा साथियों? व्यवस्थित समूह। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर व्यवस्थित पूछे साथियों, तो आपको वर्णमाला करना है। क्या करना है साथियों? व्यवस्थित अगर पूछे आपको, तो करेंगे भैया वर्णमाला। क्या करेंगे साथियों? वर्णमाला करेंगे। अगर वो आपको सार्थक समूह पूछे, तब करेंगे दोस्तों आपके, क्या करेंगे साथियों? शब्द करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल मैं बता दिए हैं। पद किसे कहते हैं, ये आपके आगे आएगा, बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। यानी कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वह अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, ठीक है दोस्तों, और उसे आपके व्याकरणिक रूप मिल जाता है, तो वो आपके पद कहलाता है। धातु किसे कहते हैं साथियों? हिंदी क्रियापदों का मूल रूप। बिल्कुल, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप आपके धातु कहलाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी, शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर चार। नंबर चार क्या कहता है भैया? चार क्वेश्चन आपका, देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह, मैंने अभी बताया था आपको कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों आपके वर्णमाला कहलाता है। ठीक है भैया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। फटाफट आंसर देते जाइए। बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ें यूट्यूब पे करवा रखी है थ्योरी के साथ। अगर आप चैनल में अगर नए हो, तो एक बार चैनल को लाइक कर दो सबके सब। और अगर आपको इनका पूरा थ्योरी वाला अगर वीडियो चाहिए साथियों, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के साथ इनको चीज़ों को करवा रखा है साथियों। आप जाओ और वहाँ उस वीडियो को देख लो। तो नंबर आपके पाँच क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ गया साथियों आपके सामने। जब दो या दो से अधिक शब्द, कौन सा क्वेश्चन है साथियों आपके? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके। ये पूछ रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं
और पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आपके वर्ण बता दिया मैंने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। पद्यांश, पद का ही क्या होता है, अंश होता है, पद का छोटा रूप होता है। और आपके नंबर 4 हो जाएगा आपके वाक्यांश। क्या हो जाएगा साथियों, पूरे अर्थ का बोध। देखो वाक्य तो पूरे अर्थ का बोध करवाएगा, लेकिन जो वाक्य का अंश होगा, जैसे कि जो खुद की हत्या करता हो, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है, यानी कि भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान पर विश्वास नहीं करने वाला, ये जितने भी आपके जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना साथियों, वो आपके नंबर हो जाएगा आपके डी। जो 5 का उत्तर हो जाएगा साथियों आपके चौथा, है ना। छठा जो आपके क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, ये है कि जब किसी शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, पद कहलाता। चंपू किसे कहते हैं साथियों, समझ लीजिए। गद्य और पद्य जो शैली होती है साथियों, गद्य और जो आपके पद्य शैली का मिश्रण रूप क्या कहलाएगा साथियों, आपके चंपू कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, चंपू कहलाएगा। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, वो मैं सामने आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप भी फटाफट इनका उत्तर दीजिए। नंबर जो आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जब व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाता है, यानी कि अधूरी बात कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, अधूरी बात कर रहा है। अधूरी बात कर रहा है, यानी कि अधूरा दर्शाने के लिए मैंने आपको एक ही चीज लिखाई थी कि सीधा कहाँ जाएंगे भैया, हल या हलंत की करें। यानी कि जितने भी जो स्वर है, यानी कि जब व्यंजन को, ये कह रहा है कि जब व्यंजन में से हम स्वर को निकाल देंगे, यानी कि आपसे अगर कोई जुदा होता है, अलग होता है, तो जब आप अपने अधूरेपन को दर्शाने के लिए किसी चीज का माध्यम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वही चीज आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, आपकी हल या हलंत कहलाएगी। तो यानी कि आपके दाहिनी तरफ एक तिरछी रेखा खींचेंगे, जैसे मैंने आपके कै लिखा है, जैसे मैंने आपके पै लिखा है, जैसे मैंने आपके से लिखा, यानी कि इनके अंदर केवल ये क्या है दोस्तों, व्यंजन है। इसके अंदर आपके स्वर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके हलंत लगा दिया। ठीक है भाई, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भैया डी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके नंबर 8 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि वर्णों को लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ण, मतलब क्या है कि जो प्रत्येक शब्द है दोस्तों आपके वर्णों से मिलकर बना होता है। इन वर्णों को लिपिबद्ध करने के लिए इनके ऊपर एक रेखा खींची जाती है। जैसे मैंने लिखा है आपके कमल, क्या लिखा भाई, कमल लिखा है। तो कमल के ऊपर जैसे मैंने आपके, ये देखो, इसको ऐसे समझते हैं एक बार, क म ल। अगर इनके ऊपर मैं एक शिरो रेखा खींचूंगा, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, आपके लिपिबद्ध करने के लिए इनके ऊपर एक रेखा खींचूंगा, वो रेखा ही क्या कहलाएगी भैया, आपके शिरो रेखा कहलाएगी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। बिल्कुल सभी का आंसर सही है, और एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिए भैया। अगला क्वेश्चन अपने आता है नंबर 9 क्या कहता है साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। संख्या पूछ रहा है भैया, मात्रा नहीं पूछ रहा है। देखिए संख्या और मात्रा का क्या चक्कर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संख्या पूछे या मात्रा पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है दोस्तों, अगर संख्या पूछेगा तो क्या बतानी भैया, 11 होती है। अगर मात्रा पूछे तो 10 बतानी है, क्योंकि मैंने आपको जब वर्ण विचार पढ़ाए थे तब बहुत ही डिटेल से बताया था। क्या बताया था कि जो ए होता है ना साथियों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा नहीं होती। ठीक है भैया, तो आपका जो इसकी जो अभी पूछ रहा है, आपके संख्या पूछ रहा, तो संख्या कर दीजिए भैया 11, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर आपको मात्राएं पूछता तो हम कर देते भैया 10 कर देते। कितनी कर देते भैया, 10 करते। तो आपके नंबर 9 क्वेश्चन हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके नंबर 10 क्वेश्चन। फटाफट से आंसर दीजिए साथियों, इसका नंबर 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी कि स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, बिल्कुल मात्राएं के ऊपर ऐसे आएगा साथियों। यानी कि ये पूछ रहा है कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यदि इनकी संख्या पूछे तो करेंगे 11, लेकिन मात्रा पूछे तो करेंगे इनकी 10। तो आंसर हो जाएगा आपका भैया सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी को स्वागत है, अभिनंदन है भैया। तो अपने अगला क्वेश्चन हो जाएगा भैया नंबर 11। देखिए साथियों, अब आ रहा है आपके स्वरों का वर्गीकरण। देखिए मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से बताया था। एक बार पूरी चीज़ को मैं वापस बता देता हूँ। स्वरों का जो वर्गीकरण भैया मैंने आपको 5 तरीके से बताया था। अब वो 5 तरीके कौन कौन से बताए थे, मैंने आपको एक उच्चारण के आधार पर बताया था।
बिल्कुल। अगर कोई भैया नया है तो मैंने आपको उच्चारण के आधार पर दो प्रकार से बताए थे, ठीक है, उच्चारण के आधार पर दो बताए थे। अगर आगे आपके और हर एक मैंने आपके हर टॉपिक से हर लाइन से एक एक क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपने जो पिछला जितना भी पढ़ा है वो आज आपके पूरा का पूरा दोस्तों रिवाइज हो जाएगा। आप तो बस इस क्लास को एक बार पूरी क्लास को देख लेना। आपका वर्ण जो आपका टॉपिक है साथियों, वर्ण विचार वाला, इसके अंदर आपके एक भी परसेंट का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है भैया। तो बात करता हूँ मैं आपके उच्चारण को पांच प्रकार से बढ़ा। नंबर एक, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपके लघु होता है और आपके दीर्घ होता है। केवल मैं अभी आपको केवल इतना इतना सा लिख रहा हूँ, बाकी आपके हर चीज़ का मैंने आपके क्वेश्चन बना रखा है, आप आंसर दे देना, ठीक है भैया। तो बात करता हूँ मैं आपके इसके आगे की। बिल्कुल साथियों, आपके अगला जो क्वेश्चन है साथियों, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार बाद मैंने बताया था आपके ओष्ठाकृति के आधार पर। क्या बताया था भैया, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर भी मैंने आपको दो प्रकार से बताए थे। कौन कौन से बताए थे दोस्तों, एक तो वर्ताकार बताया था और आपको एक अवर्ताकार बताया था, ठीक है भैया। अभी केवल इतनी सी छोटी छोटी बात करूंगा मैं आपके। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों आपके जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर मैंने आपको तीन बताए थे, अग्र, मध्य और पश्चिम। बिल्कुल मैंने आपको इन तीनों चीज़ों को ऐसे बनाया था, जीभ बना के आपको समझाया था। और नंबर चार पे मैंने बताया था आपके कि मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर मैंने आपको चार प्रकार बताए थे। और नासिका के आधार पर मैंने आपको दो बताए थे, नीनु नासिका, सनु नासिक। लेकिन अभी हमें केवल ये पूछ रहा है कि इनका जो दोस्तों आपके जो होगा वो क्या होगा। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए साथियों कि वर्ग आपके स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको पांच प्रकार से बताया है। तो आपको उत्तर देना है पांच। क्या देंगे साथियों, उत्तर देंगे हम पांच। पांच उत्तर हो जाएगा, यानी कि सॉरी उत्तर नंबर सी हो जाएगा। पांच प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो बिल्कुल, तो आपके आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो नंबर 12 क्वेश्चन, नंबर 12 जो क्वेश्चन है साथियों आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी है, कोई नई चीज़ नहीं है भैया। बिल्कुल मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। अब ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। मैंने आपको लिखाया था कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। स्वरों के सहयोग से, स्वरों के सहयोग से बोलने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। स्वरों की संख्या मैंने आपको 11 बताई थी, मात्राओं की संख्या मैंने आपको 10 बताई थी। स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको पांच प्रकार से बांटा था साथियों। और स्वरों की परिभाषा आपको एक मैंने दो परिभाषाएं लिखाई थी। नंबर एक लिखाई थी कि वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं वो आपके स्वर कहलाती है। या फिर एक और लिखाई थी कि वह ध्वनि जो मुख विवर के द्वारा छोड़े जाने वाली हवा बिना किसी वाग यंत्र के अव्यय को स्पर्श किए हुए बाहर निकल जाती है, वो आपके स्वर कहलाते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको बहुत ही डिटेल से करवा रखा है। अगर आप चैनल में अगर नहीं हो तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं आपकी जो ये वर्ण जो आपके डिस्क्रिप्शन है साथियों, उसके अंदर मैंने आपके वर्ण विचार की थोड़ी वाली क्लास की लिंक भी लगा दी है। आप इस क्लास के बाद वो भी देख लेना और इसको एक बार और वापस देख लेना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 13। नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि यानी कि किस विकल्प में देखो संधि स्वर और आपके द्विमात्रिक स्वर हैं। बिल्कुल साथियों, अब बात की जा रही है आपके उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर भैया, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार से पढ़ाया था। क्या कैसे पढ़ाया था, एक तो पढ़ाया था मैंने आपके लघु स्वर, एक तो पढ़ाया था भैया आपको लघु स्वर, एक पढ़ाया था आपको दीर्घ स्वर। लघु स्वर में मैंने आपको लिखाया था कि क्या क्या होते हैं साथियों, देखिए जल्दी समझ लीजिए। फिर मैंने लिखाया था आपको अ, लघु ई, लघु ऊ और आपके री, ठीक है भैया। अब इनके बारे में क्या कहते हैं कि इनके बारे में ये कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि ये आपके लघु स्वर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, आपके संधि स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अच्छा, ये आपके चार हैं। तो आपके जो इतने सात बचे हैं दोस्तों वो आपके इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से भैया, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ठीक है भैया। ये हैं, इनको क्या कहेंगे भैया, बिल्कुल इनके साथ समझ लीजिए आप। इनको क्या कहेंगे, इनको बोलेंगे आपके सजातीय स्वर या आपके सवर्ण स्वर। क्या कहेंगे भैया, सजातीय या सवर्ण कहेंगे। अच्छा, इनके अलावा जो और बच जाता है भैया आपके, वो होता है आपके, क्या कहेंगे उनको, देखो ए, आई, ओ, औ। ये जो है ना भैया, इनको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे भैया, इनको कहेंगे आपके विजातीय
या फिर अ स वर्ण कहेंगे। लेकिन अभी ये जो पूछ रहा है कि संधि स्वर और आपके द्विमात्रिक स्वर किसे कहेंगे, तो आपके लघु स्वर को कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन ब आपका राइट हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों में आपके नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है, यानी कि ये कह रहा है कि भैया जो ये जो लघु स्वर है, लघु स्वरों की जो तुलना में 3 समय लगता है यानी कि तिगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहलाते हैं साथियों? आपके प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। और प्लुप्त स्वर कौन सा होता है दोस्तों? आपके ओम, ऐसे अपन उच्चारण करते हैं ना, ओम। तो ये जो इसका उच्चारण करेंगे ना, तो इसके अंदर आपको 3 मात्रा का समय लगेगा। कितनी मात्रा का समय लगेगा भैया? 3 मात्राएं, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। 3 मात्राएं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपन प्लुप्त स्वर करेंगे। और आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया 15 का ब। क्या हो जाएगा? 15 का ब। अब बात करता हूँ नंबर 16। अब आपके समझने वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन है साथियों, वो आ गए हैं आपके सामने। वर्ताकार स्वर किसे कहते हैं? यानी कि ये आपकी जो वर्ताकार स्वर है ना दोस्तों, ये आपके उष्टाकृति के आधार पर मैंने आपके ये क्वेश्चन लिया है। और आपको पूरा पूरा जो मुझे विश्वास है कि आप इसका आंसर मुझे दे दोगे। यानी कि उष्टाकृति के आधार पर मैंने आपको 2 प्रकार से पढ़ाए थे साथियों, एक तो वर्ताकार और एक अवर्ताकार। बिल्कुल भैया, एक कभी मैं आपको डाउट नहीं रखूंगा। ओष्ठाकृति के आधार का मतलब ये होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ है ना दोस्तों, वो आपके वर्त के समान क्या हो जाएंगे भैया? गोल हो जाएंगे। तो वो क्या कहेंगे? आपके वर्ताकार कहलाएंगे। अच्छा, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल के समय ना होकर क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके फैले रहेंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अवर्ताकार कहलाएंगे। तो बिल्कुल आपके वर्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए वर्ताकार कौन कौन से होते हैं आपके, देखो एक तो ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है, एक आपके ओ होता है, और एक आपके औ होता है। क्या होते हैं भैया? ये चारों होते हैं। अच्छा, इनके बाद अगर जितने भी बच जाते हैं वो आपके अवर्ताकार हो जाएंगे। कौन कौन से? आपके अ आ दीर्घी, दीर्घु, दीर्घी, लघुई, दीर्घी, री हो जाएगा। ठीक है भैया। और ए और आई, ये जो 7 बचे हैं दोस्तों आपके अवर्ताकार हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? आपके ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा भैया 16 का हो जाएगा आपके सी आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूँ मैं आपके 17 नंबर पर। 17 नंबर की बात करता हूँ दोस्तों। ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी अवर्ताकार स्वर हैं? अभी मैंने आपको बता दिया है कि वर्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं। वर्ताकार मैंने बताया था आपकी लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। ठीक है, ये तो क्या होते हैं भैया? वर्ताकार होते हैं। इनके अलावा जितने भी बच गए, अब इनके अलावा किस विकल्प में आपके वो बच गए, मैं आपको लिखा देता हूँ। वर्ताकार अभी जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में लिखा ही था। कौन कौन सा होता भैया? अ, लघु ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, री, ठीक है, दीर्घ ई, री, ए, और आपके आई हो जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प है भैया? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके नंबर 2, यानी कि इसका आंसर है आपका 2। यानी कि किस विकल्प में सभी स्वर अवर्ताकार स्वर के हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर 2। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 18, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। बिल्कुल, मैं आपको इसके अंदर जब मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको देखो ऐसे समझाया था कि नंबर 1, 2, 3, एक ध्यान रखना, ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी समझने के लिए। अगर आप रटोगे तो आपका कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे अगर आपने किया ना तो आपको ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। पहली बात, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे आपको एच जो है ना दोस्तों, इसको आपको 2 नंबर पे लिखना है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके उदासीन, इसको बोलते हैं आपके उदासीन स्वर। क्या बोलते हैं भैया? इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। हाँ, केवल ये तो आपको याद रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना। 3 से जो बनने वाले, एक बार ऊपर देखो सभी, एक बार इधर देखो, मैं आपके स्वर लिख रहा हूँ। ए, आ, लघु ई, दीर्घ ऊ, दीर्घी, लघु, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, और औ। ठीक है भैया, अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है। अच्छा, 3 से बनने वाले स्वर कितने कितने हैं दोस्तों? तो अगर आप ए को काट देते हो
ध्यान से समझना, अगर आप ए को काट देते हो, मैं ए को बिल्कुल ही काट देता हूँ, तो इसके अलावा जो 3 से बनने वाले कौन कौन से रह जाएंगे भैया? देखो 3 से आ भी बन रहा है, 3 से आपके लघु ई भी बन रहा है, दीर्घ ऊ भी बन रहा है, ओ भी बन रहा है, औ भी बन रहा है। तो 3 से बनने वाले हैं जितने भी, उसको हम यहाँ कर देंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? आपके आ जाएगा, फिर आपके आ जाएगा लघु ऊ आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और आपके औ आ जाएगा। ठीक है भैया। अब जितने भी बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं आपके? एक तो लघु ई, दीर्घ ई, री और ए और आई। अब अपने को जो पूछ रहा है उसका आंसर दे दीजिए। जीवा का अगला भाग कौन सा? अगर मैं आपके यहाँ आपके जीवा भी मान देता हूँ साथियों, तो ये आपके जीवा का अगला भाग हो जाएगा, ये आपके मध्य भाग हो जाएगा, और ये आपके पश्य भाग हो जाएगा। यानी कि अग्र, मध्य और पश्य। बात आपको अगर बाकी कर रहा है तो कौन कौन सा आपके? देखो लघु ई है, दीर्घ ई है, री है, ए है, आई है। तो आपका ऑप्शन कौन सा भैया? ऑप्शन हो जाएगा आपका ब। देखिए मैं आपको हर चीज़ का एक्सप्लेन के साथ भी बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आप अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को एक बार लाइक कर दो सभी के सभी। अब बात करता हूँ मैं आपके नंबर 18 क्वेश्चन, यानी किस विकल्प में सभी विवर्त स्वर हैं? कौन से भैया? किस विकल्प में आपके सभी विवर्त स्वर हैं? बहुत ही आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथियों, कि क्या कह रहा है कि सभी कौन से आपके विवर्त स्वर हैं। बिल्कुल, मैंने आपको जब मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर जब मैंने आपको बताए थे तो 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे एक बार समझ लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप भूलोगे नहीं। मैंने आपको 4 बताए थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आपके 4। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो स्वस्थ स्वर होता है, ठीक है, एक आपके अर्ध स्वस्थ स्वर होता है, ठीक है दोस्तों, एक होता है आपके विवर्त स्वर होता है, एक होता है आपके अर्ध विवर्त स्वर होता है। ये आपको मैंने 4 बताए थे। और मैंने आपको बताया था साथियों कि जो आपके ये होता है ना विवर्त स्वर, विवर्त स्वर कौन कौन सा होता है दोस्तों? आपके विवर्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है बताया था मैंने आपको कि खुला हुआ। क्या बताया था भैया? खुला हुआ, खुला हुआ, ठीक है, खुला हुआ। और आपको बताया था कि ये आपके यहाँ आग के बाद में क्या करना है दोस्तों? आपको नीचे ए लिखना है, फिर कुछ नहीं करना, आपको सीधा ऊपर जाना है। क्या जाना है दोस्तों? आपको ऊपर, जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों आपके ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर आपको मैंने आपके इसके अंदर जो चीज़ बताई थी वो आपके, देखिए साथियों, बिल्कुल देखो ए लिख दिया हमने तो आपके ऊपर क्या आएगा दोस्तों? आपके लघु ई, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, लघु ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री। अब देखिए दोस्तों नंबर 2 पे करेंगे आपके ए, फिर करेंगे आई, फिर करेंगे ओ, फिर करेंगे आपके औ। ठीक है साथियों, तो आपको क्या पूछ रहा है? विवर्त स्वर। तो विवर्त स्वर कौन सा हो जाएगा? आपके नंबर 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? नंबर 1। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20वें की तरफ। तो सभी आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है वो कहलाता है। कौन कौन सा कहलाएगा दोस्तों? आपके देखो जिसके अंदर केवल मुख का प्रयोग होगा दोस्तों, यानी कि जिसके अंदर आपके मुख का होता है, मुख में किसका होता है दोस्तों? आपके सभी स्वर। किसका होगा दोस्तों? आपके सभी स्वर। सभी स्वर का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपके निर्नुनासिक। क्या कहलाएगा भैया? निर्नुनासिक। लेकिन ये कहलाता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है भैया? नासिका का प्रयोग होता है। नासिका का जिसमें प्रयोग होगा वो आपके सानुनासिक या अनुनासिक कहलाएगा। नासिका का यानी कि आपके उसके अंदर आपके चंद्र बिंदु लगा देंगे, मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? नासिका के आधार पर 2 प्रकार से, या तो उसको आपको सानुनासिक बोलते हैं या उसको आपके अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा डे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। कैसे कहते हैं दोस्तों? आपके देखो यानी कि सभी स्वर होते हैं तो दिखती बात है, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होगी कि यानी कि निर्नु आपके निर्नुनासिक में। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ आपके निर्नुनासिक और आपके सानुनासिक से कहते हैं। देखो ए, अ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है भैया। अब इनके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों? आपके चंद्र बिंदु लगा देंगे, चंद्र बिंदु। और जिसके ऊपर मात्रा है दोस्तों केवल उसके अंदर आप बिंदु लगाएंगे, केवल उसके अंदर बिंदु लगाएंगे। री, इसके अंदर भी
देखो ए है, बिंदु लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा, ये होता है। तो आपका जो 20वां क्वेश्चन है, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है वो आपके नैनुनासिक भी कहते हैं साथियों, और आपके अनुनासिक भी कहते हैं। बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ पूरी विस्तार के साथ बता दी है। तो नंबर बात करता हूँ मैं आपके 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। देखिए साथियों, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, स्पर्श की बात करें तो आपको कितना देना आंसर, और एक बात करेगा ये आपके स्पर्शी व्यंजन। देखिए साथियों, स्पर्श की बात करेगा ना तो कितना देंगे दोस्तों आपके 25, और स्पर्श की बात करेगा तो कितना होगा दोस्तों आपके 16 होगा। ऐसे कैसे बताऊंगा, बिल्कुल कैसे लगाकर दोस्तों आपके ब तक जितने भी आपके व्यंजन है वो आपके 25 आ जाएंगे। और ये जो 16 होते हैं दोस्तों आपके क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग इसमें नहीं आएगा, आपके ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा, और आपके प वर्ग हो जाएगा। यानी कि इनका चारों का 4 तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके 4 से, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन अभी हमें पूछ रहा है कि कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो जाएंगे भैया आपके 25। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल विस्तार के साथ अगर ये बात करते हैं दोस्तों आपके नंबर 21, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है भैया आपके 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं दोस्तों आपके, य, र, ल और व, ये जो आपके हैं इनको बोलते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया आपका ब। ठीक है, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ आपके 23वें क्वेश्चन की। देखो, प्रत्येक वर्ग का क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण पंचम वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, अंग, ज, अण, न और म, इनको बोलते हैं आपके पंचम वर्ण बोलते हैं। और ये आपके नासिका के नाक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इनको इसलिए नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, या इनको पंचम वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा दोस्तों आपके 5वां वर्ण है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया आपका, आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका द आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ आपके 24वें की बारे। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त अक्षर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त जो अक्षर या व्यंजन कितने होते हैं। तो भैया जो आपके जो अक्षर हैं, एक मिनट ना, 24वां क्वेश्चन आपके, बिल्कुल 24वां जो क्वेश्चन है भैया समझिए, ये पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपके अक्षर, त्र, ज्ञ और आपके स्र। क्या होता है दोस्तों आपके अक्षर, त्र और ज्ञ और स्र। अच्छा, क और स से मिलकर तो आप ये बनता है भैया। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि ये किससे बनता है, तो ये इससे मिलकर बना था। त्र किससे मिलता है, त और र से मिलकर आपका त्र बनता है। ज्ञ किससे मिलता है दोस्तों आपके, ज और ज से मिलकर, किससे बनेगा दोस्तों आपके, ज और ज से मिलकर आपके ज का निर्माण होता है। और स्र का निर्माण कैसे होता है दोस्तों आपके, स धन में र से स्र का निर्माण होता है। याद रखना इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, इनका निर्माण ऐसे होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन से होंगे दोस्तों आपके, ये अक्षर, त्र, ये और स। याद रखना इनका निर्माण ऐसे होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये आपका इनका जो निर्माण है या इनका जो रूप है दोस्तों वो 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं आपके नंबर 25 की। नंबर 25वां जो क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण या द्विपृष्ठ, इसके बहुत ही सारे नाम है साथियों, द्विगुण, द्विपृष्ठ, ताड़नजात, ये जो होते हैं दो, इसका जो उत्क्षिप्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना भैया, क्या होता है दोस्तों आपके उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त का जो शाब्दिक होता है क्या होता है आपके, फेंका हुआ। यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा हमें ऐसा महसूस कराती है कि उन जो शब्दों को वो क्या आपके फेंक रही है। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, अड, 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 अड हो जाएगा। डेड होता ना, उसको हम बोलते हैं, इनके नीचे बिंदु लगने के बाद में क्या बोलेंगे, इनको अड या अड बोलेंगे। ठीक है, तो इनका जो आपसे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंबर 4। ठीक है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात बोलते हैं। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा हमें ऐसा महसूस करा रही है कि उन जो व्यंजनों को जीवा क्या करे दोस्तों आपके फेंक रही है। तो कौन सा हो जाएगा आपके आंसर, डी हो जाएगा। बात करता हूँ आपके नंबर 26 की। अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं। अयोगवाह जो व्यंजन होते हैं दोस्तों आपके, कौन सा होता है दोस्तों आपके, अंगूर वाला और ये जो आपके दो है दोस्तों आपके, नंबर हो जाएगा आपका यानी कि आपका ए आंसर राइट हो जाएगा इसका। बात करता हूँ मैं आपके आगे क्वेश्चन की, बहुत ही सरल क्वेश्चन था साथियों आपके
27वां क्वेश्चन। 27वां जो क्वेश्चन कहता है कि जीवा को उच्चारण करते समय 2 या 3 बार कंपन करती है, वो व्यंजन उच्चारण करते हैं। देखिए साथियों, ये जो पूछना चाह रहा है आपको, मैं वो बता देता हूँ। यानी कि जीवा का उच्चारण करते समय 2 या 3 बार कंपन करना पड़ता है, वो कौन से कहलाते हैं। यानी कि ये कहता है कि यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा को 2 या 3 बार कंपन करना होता है या कंपन करती है, वो कौन से कहलाते हैं दोस्तों। तो वो बताइए आप, कौन सा होता है दोस्तों आपके प्रकंपित होता है। कौन सा होगा दोस्तों आपके प्रकंपित या लुड्डित व्यंजन। आप खुद बोल के देखो दोस्तों, आपके र र र, तो यानी कि जैसे लगेगा कि आपकी जीभ क्या है दोस्तों, आपकी वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, आपकी जीवा कंपन कर रही है। इसलिए इसको आपके र जो आपके व्यंजन होता है साथियों, इसको प्रकंपित या लुडित व्यंजन बोलते हैं। और इसका उच्चारण करते हैं ना, तब हमें क्या है कि जीवा ऐसा महसूस कराती है कि ये क्या है कि कंपन कर रही है। बात करता हूँ मैं आपके नंबर 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। यानी कि स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। कौन कौन से दोस्तों आपके, देखो अभी मैंने आपको 2 चीज़ बताई है। कौन कौन सी बताई है दोस्तों। एक तो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी साथियों, एक तो बताया था आपको र प्रकंपित व्यंजन, एक बताया था आपको अड या अड। ठीक है भैया। और अब ये कह रहा है कि आपके आगे आएगा आपके ल। ल को बोलते हैं आपके पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलेंगे भैया, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल से। यानी कि ल का जो उच्चारण करते समय जीवा मसूड़ों को स्पर्श करती है और हवा आपके जीवा के आसपास से निकलती है, इसलिए इसको आपके पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और पार्श्विक व्यंजन का जो क्या होता है दोस्तों, आपके व्यंजन होता है आपके ल। लेकिन हमें जो पूछ रहा है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, अर्ध स्वर होता है आपके ये और वह, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम नंबर 29 की। 29वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी स्वर हैं। बहुत ही गजब का। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, तब भी आपको मोस्ट करवाया कि यदि आपसे पूछे कि अघोष, सघोष या घोष, एक पढ़ाया था मैंने आपको अल्प। अगर आप चैनल में नहीं हो, अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो मैंने आपको इनको बिल्कुल एक ऐसे तरीके से पढ़ाया है कि आप कभी भी इसको ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। अघोष कैसे कहते हैं, सघोष, ये तो देखिए दोस्तों, ये तो आपके हैं गूंजनाद कंपन के आधार पर 2 होते हैं। एक तो होता है आपके अघोष और एक होता है आपके घोष। कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपके, देखो मैंने आपको याद करवाया था ना, तब बिल्कुल ट्रिक से याद करवाया था। अघोष के सघोष याद करवाया था कि 3 4 5 यारों में लव का स्वर गूंज रहा है। तो ये हो गए दोस्तों आपके 3 4 5, यानी कि तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये र और ल और वह इसमें आएगा। और सभी स्वर, यानी कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं और है, यानी कि ये टोटल मिलाकर आपके 31 हो जाएंगे। और 31 का उल्टा कितना होता है भैया, आपके 13 होता है। तो आपके अघोष होते हैं वो 13 होते हैं और घोष होते हैं वो आपके 31 होते हैं। अब अल्प प्राण, यानी कि प्राणवायु के आधार पर जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में आपकी हवा निकलती है दोस्तों, या कम मात्रा में आपकी वायु बाहर आती है, वो आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। और ज़्यादा आती है वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी स्वर हैं। तो आपको ध्यान रखना साथियों, देखो सभी स्वर तो आपके अल्पप्राण में होता है ना, इसमें भी स्वर आते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा जो वैरायटी देनी है, वो आपको 100% पहले अगर अघोष सघोष दिया है तो उसको देनी है। अगर विकल्प में आपके अघोष सघोष नहीं दे रखा है, तो फिर आपको इसके करना है आपको अल्पप्राण करना। लेकिन अभी याद रखना है आपको क्या करना है, घोष या सघोष करना। बात करता हूँ साथियों में आपके 30वें क्वेश्चन की। बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए आप भी। बात करता हूँ मैं आपके 30वें क्वेश्चन, व्यंजन होते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों आपके कि व्यंजन होते हैं। व्यंजन के बारे में बात की जा रही है कि व्यंजन यानी कि व्यंजन और स्वर, याद रखना व्यंजन और स्वर। अगर आपको अल्पप्राण महाप्राण ये चीज़ देके पूछे ना, तो स्वर भी करेंगे ना, तो भी क्या करेंगे दोस्तों आपके घोष करेंगे। व्यंजन करेंगे तो भी क्या करेंगे दोस्तों आपके, सॉरी एक मिनट है ना, ये पूछ रहा है आपको कि व्यंजन होते हैं। व्यंजन पूछेगा तो भी हम क्या करेंगे दोस्तों आपके, क्या करेंगे, सघोष ही करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो फिर अल्पप्राण करेंगे, यानी कि बात एक ही है। स्वर पूछेगा तो भी करेंगे सघोष होगा, अगर व्यंजन पूछेगा तो भी हम यही जवाब देंगे। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं आपके 31वें क्वेश्चन की। किस विकल्प में अघोष है।
किस विकल्प में अघोष है? याद रखना मेरे भाई, इसके अंदर आपके ऑप्शन कितने हैं भैया? 5 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों, अघोष के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखो, अघोष को पढ़ने से पहले आपको मैं सघोष पढ़वा दूं। यानी कि सघोष में मैंने आपको पढ़ाया था कि 3, 4 और 5। फिर लिखाया था मैंने आपको ये रे, ले, व और है। फिर लिखा था कि ये आपके सभी स्वर होते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि 15 ये हो गए और 5 ये हो गए, 11 ये हो गए, टोटल मिला के हो गए आपके 31। यानी कि ये लिख लिए, यानी कि ये तो हो गए आपके घोष, ये तो हो गए भैया आपके घोष हो गए। अब जितने भी 13 के अलावा आपको करने हैं 44, तो इसके अंदर मैं यदि आपके 13 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? आपके 44 हो जाएंगे। और जो चीज़ मैंने आपके यहाँ लिखी है कौन कौन सी रहेगी दोस्तों? आपके प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, यानी कि 10 ये हो जाएंगे। और आपके तीनों से, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तो 3 ये हो गए साथियों। तो टोटल कितने हो गए? आपके 13 हो गए। 13 और 31 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 44। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपके अघोष है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? आपके अघोष है। तो यानी कि आपको इस चीज़ को तो छोड़ना है, यानी कि ये जो चीज़ लिखी है दोस्तों आपकी सारी की सारी, इस चीज़ को आपको छोड़ दो। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए समझाया कि आपको ये चीज़ याद रखनी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अघोष के ऊपर। अघोष क्या कह रहा है कि दोस्तों आपके प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग। देखिए दोस्तों, ये क्या आपके क्या क्या है दोस्तों? आपके प्रथम वर्ग है, ख भी प्रथम वर्ग है, प और फ ये आपके नहीं होगा। स्वर देखो, स्वर भी आपके अंदर देखिए दोस्तों आपके अघोष में नहीं आता है। स्वर क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। ये रलव्य क्या होता है दोस्तों? आपके सघोष होते हैं। और ट और ट ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों आपके ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ मैं आपके आगे 32वें क्वेश्चन की। अल्प प्राण, सॉरी महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण में आपको केवल केवल 3 बात याद रखनी। कौन कौन सी याद रखनी है आपको? देखो देखो, पहले अगर आपको ये समझने से पहले मैं आपको अल्पप्राण बता देता हूँ कि अल्पप्राण क्या होता है। ठीक है साथियों, अल्पप्राण के बारे में समझते हैं अपन कि अल्पप्राण क्या होता है। कि पहला, तीसरा, पांचवा, तो कितने हो गए भैया? 15 ये हो गए। फिर बच्चे आपके तीनों, ये, र, ल और फ। ठीक है भैया, तो कितने? 4 ये हो गए। फिर क्या आएगा दोस्तों? आपके सभी स्वर, सभी स्वर आ जाएगा। तो यानी कि स्वर कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। तो टोटल को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया? आपके 30 हो जाएगा। अच्छा, आपको कितने करने हैं दोस्तों? आपके स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? 44 होते हैं। अच्छा, तो मैं आपके 30 में कितना जोड़ूं? 14 जोड़ूंगा। तो ये देखो, आपके पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, तो कौन सा रह गया दोस्तों? आपके एक तो दूसरा वर्ग रह गया, एक आपके मतलब कि चौथा वर्ग रह गया। तो ये जो चीज़ है दोस्तों आपके इसके अंदर बिल्कुल, यानी कि 2 और तीसरा, यानी दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आएगा। तो 10 ये हो गए। और आपके देखो तीनों से और है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और है, ये आपके 4 ये हो जाएंगे। तो टोटल मिला के दोस्तों आपके 14 ये हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? आपके तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और है। तो आपके किस विकल्प में दोस्तों आपके सभी महाप्राण है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी में आपके सारे के सारे यही आंसर है। बात करता हूँ दोस्तों आपके 33 क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, किस विकल्प में घोष वर्ण नहीं है? किस विकल्प में घोष वर्ण नहीं है? बात करते हैं दोस्तों, घोष वर्ण किसे कहते हैं। पहली बात तो है कि दोस्तों आपके देखिए, ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में घोष वर्ण नहीं है। तो पहली कह रही बात करते हैं घोष वर्ण होते कौन कौन से हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? आपके घोष वर्ण होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं बताऊंगा ना आपको। तो क्या कहेंगे दोस्तों? कि आप कहेंगे कि आपके 3, चौथा और पांचवा। फिर कहेंगे आपके ये, रे, ले और व और है। फिर करेंगे आपके स्वर, यानी कि ये तो होते हैं दोस्तों आपके घोष वर्ण। और अपने को पूछ रहा है कि घोष वर्ण नहीं होते हैं, तो कौन से नहीं होंगे दोस्तों? आपके ये जो आपके तीनों स है ना दोस्तों, आपके तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। देखिए दोस्तों, इसका जो क्रम होता है वो ऐसे रहता है। आपके तालव्य आता है, फिर मूर्धन्य आता है, फिर आपके दंत्य आता है। ये थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इनका शुद्ध रूप होता है। इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य और दंत्य व्यंजन। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि घोष नहीं है। ये दोस्तों आपके अघोष होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? आपके ये भैया आपके अघोष होते हैं। तो बात करता हूँ आपके 34 क्वेश्चन की। 34वां क्वेश्चन क्या कहेगा भैया आपके? कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? वकारस्य दंतोष्ट, वह का उच्चारण स्थान हो जाएगा भैया आपका वकारस्य दंतोष्ट, दंत धन में ओष्ठ, यानी कि दांत और होठ से जिसका उच्चारण होगा वो आपके वकारस्य दंतोष्ट हो जाएगा। और ऑप्शन हो जाएगा आपका स। तो कौन सा हो जाएगा भैया? आपके 3 नंबर आंसर हो जाएगा।
बात करता हूँ आपके 35वां जो क्वेश्चन है, ये क्या कहता है भैया आपको कि किस विकल्प में कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ है। कौन से विकल्प में आपके कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, यानी कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी है। देखिए भैया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अभी तो केवल मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको ये जो है ना, इसकी मैंने आपकी थ्योरी क्लास भी डाल रखी है। अगर आपकी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पहले आप थ्योरी क्लास देख लीजिए, फिर इस क्लास को देख लेना, आपका सारा का सारा जो काम है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो जितने भी देखिए आपके इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, आपके ए या आ कंठ से उच्चारित होने वाली, फिर क्या करेंगे दोस्तों, आपके क्या करेंगे भैया, आपके देखो लगी ई या दीर्घ, ठीक है। फिर करेंगे आपके री, दंत में आपको कुछ नहीं करना है, देखो ओ है, इसके अंदर आपके लघु ऊ या दीर्घ करना है, ठीक है। तो आपके कंठ में देखो, देखिए दोस्तों, कंठ में क्या है आपके ए या आ है, तो किसमें आपके डी विकल्प में आपके ए या आ जाएगा। तो ये कंठ से उच्चारित होने वाले आपके ए या जो आ जो स्वर है दोस्तों, ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 4। आगे चलते हैं भैया। देखो स का उच्चारण स्थान है, देखो मैंने अभी बताया था आपको, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। इसको बोलते हैं आपके तालव्य, इसको बोलते हैं आपके मूर्धन्य, ठीक है भैया। और इसको बोलते हैं आपके तालव्य, मूर्धन्य, और इसको बोलते हैं आपके दंत्य, ठीक है। देखो ये पूछ रहा है आपको कि स का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो स का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपके तालु, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आगे चलते हैं आपके 37वें क्वेश्चन का, यानी कि ये पूछ रहा है कि आपके स का कैसे होगा, तो स हो जाएगा भैया आपके मूर्धन्य, तो आपके हो जाएगा नंबर 3। मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था तीनों का ना, तो आपके ये जो है वो आपके षटकोण होता है दोस्तों, यह आपके मुर्दा से यानी मूर्धन्य से होता है। आगे बात करता हूँ आपके 38वें क्वेश्चन की, और ये जो से होता है दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं आपके दंत्य से, यानी कि ये जो से होता है भैया, इसको बोलते हैं आपके दंत्य से। क्या बोलते हैं भैया इसको, दंत्य से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके नंबर 4, ठीक है। तो बिल्कुल सरल आंसर था इसका, तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी साथियों। बात करता हूँ आपके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। ये क्या बोलता है कि दोस्तों आपके री का उच्चारण स्थान कौन सा है, री का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। फिर मैंने आपको यहाँ बताया था कि ए या आ आएगा, फिर आपके तालु में बताया था कि लघु ई या दीर्घ ई आएगी, फिर आपके मैंने मुर्दा में लिखाया था कि री आएगा। फिर आपको यहाँ पर खाली छोड़ना है, मैंने आपको थोड़ी में बिल्कुल हर चीज़ को खोल खोल के समझाया था। फिर आपके तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये जो ओष्ठ है दोस्तों आपके, यहाँ पर मैंने आपको लघु या दीर्घ बताया। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपके री किस में आ रहा है दोस्तों, आपके मुर्दा में आ रहा है, तो री कौन से में आ जाएगा, आपका मुर्दा में आ जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, सभी इसका फटाफट से आंसर देंगे। क्या देंगे दोस्तों, ये हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, मैंने आपको बताया था कि नाक से बोलो या पंचम बोलो, बात एक ही है। तो ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी या स, ठीक है भैया। आज के लिए इतने ही। आज आपके 40 क्वेश्चन थे। कमेंट करके ये जरूर बताना चाहती हूँ कि आपके 40 मिनट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर वर्ण विचार की अगर वीडियो नहीं देखी है, अगर आप बिल्कुल अब जीरो से पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्ण विचार का जो टॉपिक था दोस्तों आपके, उसके मैंने आपको लिंक लगा दी है। और यदि आप चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सभी साथियों को एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी अपने साथी हैं उन तक अपनी क्लास पहुंच जाए। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं कल नए टॉपिक की एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।